शुभ एवं जैन बच्चों, आज हम लोग मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थीं। इस प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन अपने आसपास के लोगों से, अपनी माँ से और अन्य लोगों से अपनी नानी के बारे में उन्होंने सुना अवश्य था। उन्होंने सुना था कि उनके जो नाना थे विलायत पढ़ने गए थे, वहाँ से पढ़ के आने के बाद उनका जो है वो रहन सहन पूरा बदल गया था, विलायती हो गया था। लेकिन नानी जो है वो फिर भी अपने हिसाब से अपना जीवन जीती थी। उन्होंने उस विलायती रहन सहन को नहीं अपनाया था, और अगर उनके पास दो धोती होती अधिक धोती होती थी तो उसे एक दान कर देती थी। और नानी जो है, इसलिए भी उन्हें कहा गया है, वो प्रभावित थी लेखिका कि नानी जबकि पुराने समय की पर्दादार औरत थी, उस समय औरतों को इतने अधिकार नहीं थे, तब भी उन्होंने अपनी अंतिम समय अपने पुत्री का विवाह जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी से कराने का निश्चय किया था, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने पति के दोस्त को सौंपी थी कि वो जो उनका बेटी का जो जिससे शादी हो वो एक स्वतंत्रता सेनानी हो। इस प्रकार हम देखते हैं, इसीलिए जो है इन कारणों से ये सब बातें सुन के लेखिका अपनी नानी से बहुत अधिक प्रभावित थी। दूसरा है, लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के विषय में बताते हुए कहा है कि पुराने समय में वो पर्दादार घर में रहने वाली, पर्दा करने वाली औरत थी, लेकिन वे फिर भी अपने विचारों से स्वतंत्र थी। वे अपने देश की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन बिताती थी, जबकि उनके पति विलायत से लौटने के बाद विलायती तरह से अपने जीवन जीते थे। लेकिन उनकी जो नानी थी, उन्होंने अपने देश की संस्कृति को कभी नहीं भुलाया, और उनसे जो जितना संभव हो सकता उतना वो योगदान देते थे। और अपने अंत समय में उन्होंने अपने पति के एक स्वतंत्रता सेनानी दोस्त को बुला के अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करने का उनसे वादा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। अगला है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज रखती थी, इस कथन के आलोक में। यहाँ पे ये बताया गया है कि लेखिका की माँ, क्योंकि उनके पिता विलायती अंदाज में रहते थे, तो बड़े घर से आई थी, उनका रहन सहन जो उनके बहुत उच्च स्तर का था। जब उनकी शादी हुई तो एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई, जो कि बहुत उतने पैसे वाले चाहे धनी नहीं थे। तो इस तरह से लेखिका अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी। उनकी सास उनसे चाहती भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करें, लेकिन क्योंकि फिर भी वो सबके दिल पर राज क्यों करती थी, क्योंकि वो व्यक्तित्व की धनी थी। वे ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, सच का समर्थन करने वाली महिला थी, और सबको अच्छी सलाह देती थी, और कभी कोई अपना दुख दर्द उनको सुनाता था तो उसकी बात तो अपने हृदय तक ही रखती थी, किसी से नहीं कहती थी। इसलिए उनके ससुराल में भी उन्हें सब लोग बहुत पसंद करते थे। अगला है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। जबकि उस समय, क्या आज भी लड़के लड़कों में भेदभाव किया जाता है। लोग लड़कियों को जन्म देना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सबके घर में लड़के ही हों। लेकिन उतने पुराने समय में भी लेखिका की परदादी जब मंदिर जाती थी तो अपनी पतोह के मतलब बहू के लिए वो पहली संतान के रूप में लड़की की मनोकामना मांगती थी, क्योंकि वो आज़ाद ख्यालों की थी, उनके अपने विचार थे, वो स्वतंत्र ख्यालों की थी, और वो परंपरा से हट के अपने कार्य करना जानती थी। डराने धमकाने, उपदेश देने के या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। यहाँ पे लेखिका की परदादी के बारे में है कि एक बार वो रात में उनके घर में विवाह समारोह था, सभी लोग बारात में चले गए थे। परदादी, औरतें नाच गाना कर रही थी, परदादी अपने घर में सोई हुई थी। तो उनके घर में पहले ज़माने में ऐसा होता था, लोग चोर जो है वो भी इस खोज में रहते थे कि किसके घर ऐसा है कि कोई मर्द नहीं है, तो उसके घर में हम लोग चोरी वगैरह करें। तो जब उनके घर सब मर्द बारात में चले गए थे अचानक एक चोर उनके घर में घुस आता है, तो वो गलती से परदादी के कमरे में घुस जाता है। तो परदादी उसे कुछ और समझ के उससे पानी मांगती हैं, और जब वो कहता है कि मैं एक चोर हूँ तो उसे भी पानी पिलाती हैं, और उसे खुद जो है अपना बेटा बना लेती हैं। और उसके बाद वो ये फैसला चोर पे छोड़ देती है कि तुम चोरी करोगे या खेती बाड़ी करना ज़्यादा पसंद करोगे। अंत में चोर उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता है और वो खेती बाड़ी करने का फैसला लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डराने धमकाने के या उपदेश देने या दबाव डालने की जगह किसी को सही राह पर सहजता से भी लाया जा सकता है, क्योंकि वो चोर उनके परदादी के व्यवहार से सहजता से वो चोरी करना छोड़ देता है और अपनी खेती बाड़ी के कार्य को करना उचित समझता है।
शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती थी कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे कस्बे बालाकोट में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने का लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब बिशप ने उनसे यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वह स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता भी दिलवाई। मतलब उन्होंने इतना प्रयास किया कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने स्कूल खोला और उसे मान्यता भी दिलवाई। अगला पाठ के आधार पर लेखिका के जीवन में कैसे इंसान की अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। लेखिका के अनुसार उन लोगों को ज़्यादा श्रद्धाभाव से देखा जाता है जो सदा सच बोलने वाले हैं, जो किसी की बातें गोपनीय बात दूसरों के सामने प्रकट ना करें, जो अपने इरादों के मजबूत हों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिनमें हीन भावना ना हो। लेखिका की माँ में ये सब विशेषताएं थी, इसलिए बीमार रहने के बावजूद उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता था। और इसके बाद जो प्रश्न है 1-2 वो आप लोग खोजिएगा और करिएगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। और बच्चों कोई परेशानी हो तो मुझसे फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको सारे उत्तर बताऊँगी।